Hello everyone. So here I'm back with a very new topic of Indian Contract Act, which is indemnity. In my earlier videos, I was trying to teach you some general contracts, their general principles, and that was specified in the section 1 to section 75, as I told you in my very first video about Indian Contract Act. Then section 76 to section 123, that was all about sales of good. So these sections were removed from this act. Next, sections 124 to section 147. This whole chapter, these sections are about indemnity and guarantee. So in this video, I'm going to teach you two sections, 124 and 125, that specify the contract of indemnity. So here we are starting. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है? बेसिकली एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है कि मेरे कंडक्ट की वजह से या किसी थर्ड पर्सन या किसी एनी अदर पर्सन, अगर किसी और की कंडक्ट की वजह से आपको कोई नुकसान होगा, कोई लॉस होता है, तो उसे कौन कंपनसेट करेगा? मैं करूँगा। इंडेमनिटी का बेसिक सा मतलब क्या होता है? टू गुड द लॉसेस, टू कंपनसेट द लॉसेस, ठीक है। तो अगर कोई नुकसान होता है तो उसे कौन कंपनसेट करेगा? जिसने प्रॉमिस किया है। तो बेसिकली यहाँ पे भी कितनी पार्टीज़ है? दो पार्टीज़ है, एक है प्रॉमिसर, एक है प्रॉमिसी। यहाँ प्रॉमिसर कौन होता है? मतलब वो जो लॉस को कंपनसेट करने का प्रॉमिस करता है उसे इंडेमनीफायर कहा जाता है, और जिसे ये प्रॉमिस किया जाता है उसे इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनीफाइड कहा जाता है। तो जो दो पार्टीज़ हमारे सामने आई इस कॉन्ट्रैक्ट में, वो है इंडेमनीफायर, इंडेमनिटी होल्डर। हम इंडेमनीफाइड वर्ड छोड़ देते हैं, हम पढ़ते हैं इंडेमनीफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर। अब है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी आर गिवन इन द सेक्शंस 124 टू सेक्शन 147 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एज आई टोल्ड यू। एज पर सेक्शन 124, एक और बात, सेक्शन 124, सेक्शन 125 किसके बारे में है? इंडेमनिटी के बारे में। आगे के जो सेक्शंस है 126 टू सेक्शन 147, द ऑल सेक्शंस आर अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। As per section 124, a contract of indemnity is a contract by which one party who is known as indemnifier promises to save the other party. The other party will be known as indemnity holder or indemnified from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person. या तो उसको इंडेमनीफायर की वजह से कोई नुकसान हुआ, या तो उसको किसी थर्ड पर्सन की वजह से अगर कोई लॉस होता है तो उस लॉस को कौन कंपनसेट करेगा? इंडेमनीफायर कंपनसेट करेगा। There are two parties in the contract of indemnity. Number one, the party who promises to save the other party from loss is known as indemnifier, and the party who is promised to be saved against loss is known as indemnity holder or indemnified. As I told you, जो promise कर रहा है बचाने का वो indemnifier है, और जिसे promise किया जा रहा है, जिसके loss को compensate किया जाएगा, उसे कहा जाएगा indemnity holder और indemnified. Essentials. The Indian courts follow the English law in respect of to the contract of indemnity. Therefore, according to the Indian courts, the contract of indemnity has following features. सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में कि ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स भले ही हो, लेकिन इन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं उनका होना ज़रूरी है। ये आप थर्ड पॉइंट यहाँ देख सकते हैं, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ किसी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट से, अगर मैंने आपसे कोई काम करवाया, ठीक है, अगर आपको मैंने बोल दिया स्मगलिंग के लिए, अगर मैंने बोल दिया किसी को किडनैप करके लाने के लिए, अगर मैंने कह दिया रॉबरी के लिए, और फिर मैं आपको ये प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आप पे कोई केस हो गया या आप पकड़े गए तो आप पे जो केस होगा उससे मैं आपको कंपनसेट कर दूँगी, आपको जो नुकसान होगा, जो लॉस होगा, उससे मैं आपको कंपनसेट कर दूँगी। तो इस तरह के प्रोमिसेस को, इस तरह के लॉस से बचाने वाले प्रोमिसेस को इंडेमनिटी नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसमें जो एसेंशियल एलिमेंट होता है एक लॉफुल ऑब्जेक्ट का, वो नहीं है। तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में, यानी इंडेमनिटी के ही कॉन्ट्रैक्ट में एसेंशियल एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ इंडेमनिटी क्या होता है। हम ये एग्जाम्पल लेते हैं शेयर होल्डर का। एक कंपनी का शेयर होल्डर है जिसका जो ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट था वो मिसप्लेस हो गया, कहीं गुम हो गया, ठीक है। अब वो कंपनी से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट आप इशू करके दो। कंपनी वो सर्टिफिकेट इशू तो कर देगी और कर सकती है, लेकिन बदले में कंपनी को सिक्योर होने के लिए कंपनी उस शेयर होल्डर से कहती है कि बदले में आप हमें एक इंडेमनिटी बॉन्ड बना के दीजिए। उस बॉन्ड में ये लिखा होगा कि अगर जिसको ये मतलब जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट था अगर वो किसी को मिल जाता है और वो या उसके अलावा कोई और अगर कंपनी पे क्लेम करता है, ठीक है, उन शेयर्स के लिए, तो कंपनी को जो लॉस होगा उस होने वाले लॉस से कंपनी को कौन सिक्योर करेगा, कौन बचाएगा?
शेयर होल्डर, जिसको कंपनी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करने वाली है। तो इस केस में इंडेमनीफायर कौन है? शेयर होल्डर, और इंडेमनिटी होल्डर कौन है? कंपनी। एक और एग्जांपल हम लेते हैं इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस कंपनी है और इंश्योरेंस होल्डर है, इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर है। इंश्योरेंस कंपनी अपने क्लाइंट को, अपने इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर को ये प्रॉमिस करती है कि जब भी आपको लॉस होगा किसी, मतलब एग्जांपल के लिए उन्होंने जो इंश्योरेंस करवाया था, अपने घर का इंश्योरेंस करवाया था, यहाँ पे हम सिर्फ जनरल इंश्योरेंस की बात करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस इंडेमनिटी के स्कोप में नहीं आता है। क्योंकि ऐसा होता है कि किसी की लाइफ की वैल्यू उस क्लेम के बराबर कभी नहीं हो सकती है। अब हम बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस की। अगर आपने अपने घर का इंश्योरेंस करवाया और जो रीजंस लिखे थे जिनकी वजह से कंपनी आपको कंपनसेट करने वाली थी, वो ये था कि अगर आपके घर को आग लग जाएगी, अगर आपका जो घर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ड्यू टू फायर, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको कंपनसेट करेगी। जो भी लॉस आपको होगा वो लॉस आपको कौन कंपनसेट करेगी? इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो इस कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी इंडेमनीफायर है और इंश्योरेंस पॉलिसी जो होल्डर है वो कौन है? इंडेमनिटी होल्डर है। क्लियर है? इंश्योरेंस की जो लाइफ इंश्योरेंस का जो टाइप होता है वो इंडेमनिटी के स्कोप में नहीं आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ इसकी एसेंशियल एलिमेंट्स की। तो जो पहला एसेंशियल एलिमेंट है वो ये है कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। हमारा जो डेफिनेशन है वो तो इसी को स्पेसिफाई करता है कि जो खाली एक्सप्रेस आपने प्रॉमिस किया है वो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, जबकि इंग्लिश लॉ ये कहता है कि इंडेमनिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस का जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, यानी जो शेयर होल्डर वाला एग्जाम्पल दिया, इसके अलावा मैंने आपको जो एक और एग्जाम्पल दिया इंश्योरेंस का, ये है एक्सप्रेस एग्जाम्पल, एक्सप्रेस इंडेमनिटी के एग्जाम्पल। अब अगर मैं कहती हूँ एजेंट ऑफ प्रिंसिपल, मैंने आपको बताया था कि एजेंसी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एजेंट ऑफ प्रिंसिपल के रिलेशन को ही एजेंसी कहा जाता है बेसिकली। तो एजेंट जो है उसे अगर कोई लॉस होता है प्रिंसिपल की वजह से, क्योंकि एजेंट अपने नाम से तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं रहा, वो तो किसका कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बना रहा है? प्रिंसिपल का, किसी थर्ड पर्सन के साथ। तो अगर प्रिंसिपल की वजह से या किसी थर्ड पर्सन की वजह से एजेंट को कोई लॉस हो जाता है, तो उस लॉस को कौन कंपनसेट करेगा? प्रिंसिपल कंपनसेट करेगा। तो ये उनके बीच में क्या है? इम्प्लाइड इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट, कंपनसेशन ऑफ लॉस। यहाँ पे एक एसेंशियल एलिमेंट ये है कि इंडेमनीफायर प्रॉमिस करता है इंडेमनिटी होल्डर को कि जो भी लॉस होगा उस लॉस से उसे कौन कंपनसेट करेगा? इंडेमनीफायर कंपनसेट करेगा। तो इंडेमनिटी का बेसिकली मतलब ये है कि जो भी लॉस होगा इंडेमनिटी होल्डर को उसे कंपनसेट करेगा इंडेमनीफायर। यानी एक पार्टी दूसरी पार्टी को जो लॉस होता है उसके खुद के कंडक्ट की वजह से, किसी थर्ड पर्सन की कंडक्ट की वजह से, उसे कंपनसेट करने का, उसे बचाने का, उसे सेव करने का प्रॉमिस करती है इंडेमनीफायर, प्रॉमिस करता है इंडेमनिटी होल्डर को। नेक्स्ट, ये हमने जो पढ़ा था, यानी जो एसेंशियल्स है, जो मीनिंग है, ये स्पेसिफाइड था सेक्शन 124 में। अब हम पढ़ने वाले हैं राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर विच आर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 125। तो सेक्शन 125 हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो सिर्फ राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर बताता है। उन्होंने इंडेमनीफायर के कोई राइट्स नहीं बताए हैं। लेकिन क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये राइट्स नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडेमनीफायर के पास कोई राइट नहीं होगा। जो इंग्लिश लॉ है उन्होंने नेचुरल इक्विटी के बेसिस पे इनको कुछ राइट्स दिए हुए इंडेमनीफायर्स को, और उन्हीं राइट्स को हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स की। सबसे पहली इनका जो सबसे पहला राइट है वो है राइट टू रिकवर डैमेजेस। देखो तीनों वर्ड्स को एक साथ समझाऊंगी, डैमेजेस, कोस्ट, सम, तीन ऐसे अमाउंट्स है जो रिकवर कर सकता है इंडेमनिटी होल्डर। पहला अमाउंट क्या है? डैमेजेस, नंबर 2 कोस्ट, नंबर 3 सम्स। डैमेजेस क्या होते हैं? इंडेमनिटी होल्डर पे अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है और इंडेमनिटी होल्डर को उस कोर्ट केस के अंडर जो डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, वो डैमेजेस वो किससे रिकवर करेगा? वो डैमेजेस उसको कौन कंपनसेट करेगा? इंडेमनीफायर। सेकेंड हम आते हैं कोस्ट पे। कोस्ट का मतलब होता है कि कोर्ट केस करने पे या डिफेंड में, उससे डिफेंड होने में, डिफेंस में जो आपने पैसा खर्च किया है उस कोस्ट को भी आप किससे रिकवर करेंगे? इंडेमनीफायर से। नंबर 3 सम्स पेड। इसके अलावा अगर इंडेमनिटी होल्डर ने किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, उस कॉम्प्रोमाइज़ के चलते इंडेमनिटी होल्डर को थर्ड पर्सन को जो पैसा देना पड़ा था, जो कॉम्प्रोमाइज़ अमाउंट देनी पड़ी थी, वो अमाउंट अब वो किससे रिकवर करेगा? इंडेमनीफायर से। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई कंपनी है, ठीक है, उन्होंने अपनी लाइबिलिटीज़ जो अराइज हो सकती है कभी, उन लाइबिलिटीज़ का इंश्योरेंस करवा लिया, ठीक है। अब इंश्योरेंस कंपनी को क्या करना पड़ा? इंश्योरेंस, अब जो कंपनी थी
उस पर अगर कोई केस हो जाता है, कोई कस्टमर केस कर देता है या कोई कंपनी केस कर देती है, कोई लायबिलिटी अराइज हो जाती है, तो उस केस के चलते कंपनी को क्या करना पड़ता है, डैमेजेस पे करने पड़ते हैं। अब वो कंपनी उन डैमेजेस को किससे रिकवर कर सकती है, इंश्योरेंस कंपनी से, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी इंडेमनीफायर है और वो कंपनी कौन है, इंडेमनिटी होल्डर है। नंबर 2, कोस्ट, या फिर उस कंपनी ने केस करने के लिए, कंपनी ने केस नहीं किया, कंपनी ने खुद को डिफेंड करने के लिए तो पैसा खर्च किया, कोस्ट लगाई है, तो वो कोस्ट वो किससे रिकवर करेगी, इंश्योरेंस कंपनी से। और तीसरा, यहाँ जो कॉम्प्रोमाइज़ का एग्जांपल देखते हैं कि अगर वो कंपनी कस्टमर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती, कस्टमर उनके लिए थर्ड पर्सन है, तो कस्टमर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती और उसको जो अमाउंट पे करती कॉम्प्रोमाइज़ के तौर पे, वो पैसा भी उनको कौन कंपनसेट करेगा उस अमाउंट को, इंडेमनीफायर। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट्स ऑफ इंडेमनीफायर। इंडेमनीफायर के पास भी कुछ राइट्स होते हैं जो कि भले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन इंग्लिश लॉ कहता है कि दोनों पार्टीज़ के पास कुछ ना कुछ राइट्स होने चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल इक्विटी उन्होंने कुछ राइट्स दिए इंडेमनीफायर को। सबसे पहला, राइट टू सब्रोगेशन। हम जब इंश्योरेंस पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी एक राइट आता है, राइट टू सब्रोगेशन। वो क्या होता है, राइट टू वहाँ प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन आता है। तो सब्रोगेशन का मतलब क्या होगा कि अगर एक बार इंडेमनीफायर ने पेमेंट कर दिया, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इंश्योरेंस कंपनी ने एक बार पैसा दे दिया, डैमेजेस को, कोस्ट को उन्होंने पे कर दिया है, उसके बाद में ही विल एंटर इनटू द शूज़ ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। अब जो इंडेमनिटी होल्डर के पास राइट था, अब एग्जाम्पल के लिए जो लॉस हुआ वो किसी थर्ड पर्सन की केयरलेसनेस की वजह से हुआ, वो किसी थर्ड पर्सन ऐसा है जो उस लॉस के लिए लायबल है, तो अब इंडेमनीफायर के पास ये राइट आ गया है कि वो थर्ड पर्सन पे केस कर सकता है, उस पे सू कर सकता है। नंबर 2, जो डैमेजेस, जो कोस्ट, जो सम उन्होंने पे की है, अब वो कोस्ट, वो डैमेजेस और वो सम वो किससे रिकवर करवा सकते हैं, उस थर्ड पर्सन से। नेक्स्ट आपका जो राइट है, राइट टू इक्विटीज़, वो ये कहता है कि वो राइट्स जो कि कभी किसके पास थे, थर्ड पर्सन के अगेंस्ट इंडेमनिटी होल्डर के पास थे, अब वो राइट किसके पास आ गए हैं, इंडेमनीफायर के पास। नेक्स्ट, राइट टू रिफ्यूज़ इंडेमनिटी। अगर ऐसा होता है, इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा था, यानी इंश्योरेंस आपने जो करवाया था उसमें नहीं लिखा था कहीं पे भी कि फायर की वजह से अगर घर डिस्ट्रॉय होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसे कंपनसेट करेगी, ऐसा कहीं कंडीशन में नहीं लिखा है। रीज़न बन गया फायर डिस्ट्रॉय होने के पीछे, तो इंश्योरेंस कंपनी मना कर सकती है उनको कंपनसेट करने के लिए। आपको ये लॉजिक समझ में आया? क्या होता है, जब आपका इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट में उस स्कोप, जिस रीज़न की वजह से लॉस हुआ है, अगर वो रीज़न उस स्कोप से बाहर है तो इंडेमनीफायर मना कर सकता है आपको इंडेमनीफाई करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए। तो बेसिकली ये इंडेमनीफायर के राइट्स थे। हमने इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स पढ़े, असेंशियल एलिमेंट्स पढ़े जो कि इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, और इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये हमने पढ़ा, कौन सी दो पार्टीज़ होती हैं। इंडेमनिटी को गारंटी से थोड़ा अलग इसलिए माना जाता है क्योंकि गारंटी में बेसिकली 3 पार्टीज़ होती है, 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जबकि इंडेमनिटी में एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंडेमनीफायर इंडेमनिटी होल्डर के बीच में। गारंटी में 3 पार्टीज़ है, शॉर्टी है, प्रिंसिपल डेटर है, क्रेडिटर है। तो 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक होता है शॉर्टी प्रिंसिपल डेटर के बीच में, एक होता है डेटर और क्रेडिटर के बीच में, एक होता है क्रेडिटर और शॉर्टी के बीच में, ठीक है। उसके अलावा सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे इंडेमनीफायर जो होता है उसकी प्राइमरी लायबिलिटी है, यानी अगर लॉस हो जाएगा तो आपका जो इंडेमनीफायर है वही पे करेगा, उसकी प्राइमरी ड्यूटी है, प्राइमरी लायबिलिटी है। जबकि शॉर्टी की सेकेंडरी लायबिलिटी होती है, पहले कौन पैसा पे करेगा, पहले जो लायबिलिटी अराइज होगी वो होगी डेप्टर पे, अगर वो पे नहीं करता है तो ये लायबिलिटी आती है शॉर्टी पे। तो हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें गारंटी को डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके बाद ही हम पढ़ेंगे कि गारंटी और इंडेमनिटी में क्या डिफरेंसेस होते हैं। आज के लिए हमारा जो इंडेमनिटी का स्पेसिफिकेशन था, आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम गारंटी को और डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।